और मालिक रहेंगे। आदिवासी इस देश के मूल निवासी थे, मूल निवासी है और मूल निवासी रहेंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी लड़ाई को आगे बरकरार रखेगी। बिल्कुल। आपने उल्लेख किया जल जंगल जमीन का। पिछले कई सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। आपका जो संगठन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे इलाकों में स्थापित है। हाल ही में एक मुठभेड़ हुई है कुछ नक्सलियों से जिसे और सेना के बीच में, जिसमें कई जवान भी शहीद हो चुके हैं। उस मुठभेड़ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो मुठभेड़ हुई है ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में हुई। देखिए, पूरा भारत का जो आदिवासी बेल्ट है, ये बेल्ट अशांत बेल्ट में तब्दील हो गया है। यहाँ आए दिन सेना और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की घटनाएं आपको दिखाई देती है। मैं यहाँ ये बोलूंगा नहीं कि नक्सली सही है, सेना सही है, ये मेरा विषय नहीं है। इन दोनों लड़ाइयों के बीच में नक्सली नाम सामने आता है, आदिवासी नाम सामने नहीं आता। जिन मूलभूत प्रश्नों को लेकर आदिवासियों के बीच में तकलीफें हैं, उनकी अस्तित्व के प्रश्न, उनके जल जमीन जंगल के प्रश्न है, वो कहां उठते हैं? अभी आदिवासी शब्द पे विचार नहीं कर रही गवर्नमेंट, नक्सलियों पे बात कर रही है। नक्सलवाद ये समस्या बन गई है। भूख, गरीबी, कुपोषण, आदिवासियों का शोषण, उनकी जमीन से जबरदस्ती उनका विस्थापन, ये समस्या नहीं बन रही है। उस पर कोई खुली चर्चा नहीं करते। नक्सलियों की मुठभेड़ हुई तो गृह मंत्री जी जाते हैं और उस पर तुरंत बैठक लेते हैं। उसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ के देखा जाता है। आदिवासियों की हालत को राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय अस्तित्व के रूप में जोड़ के देखना, या राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में उस क्षेत्र को देखना, ऐसा कोई नहीं देखता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। देखिए, कोई आदिवासी नक्सली होता है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत का प्रथम नागरिक भारत की विधायमान व्यवस्था के खिलाफ में बोल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और पुलिस के बारे में या सेना के बारे में आदिवासियों के बीच में उदासीनता, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये दोनों सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, और ये दोनों सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। ये दोनों सिचुएशन को अगर आपको हल करना है तो आदिवासियों के प्रश्नों को लेकर गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। वो गंभीरता कोई नहीं दिखाता है। आदिवासियों का शोषण बदस्तूर जारी है, उनकी जमीनों पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है, उनकी ओनरशिप नहीं है। उनकी जमीन पे कोयला खदानें हैं, उनकी जमीन पे मिनरल्स है, उनकी जमीन पे सब चीजें है, लोहा है, सोना है, उनकी जमीन पे ग्रेनाइट है, उनकी जमीन पे पूरे खनिज है। लेकिन किसी जमीन पर आप देखिए, कोई खनिज का, कोई कारखाने का या किसी खनिज का या किसी कोल माइंस का ओनर आदिवासी नहीं बन पाया। ना ही वो टिम्बर मार्ट, जिसको आप लोग आरा मशीन बोलते हैं, वो टिम्बर मार्ट का भी मालिक आदिवासी नहीं बन पाया। जबकि उसी के जंगलों से ये लोग सागवान ले जाते हैं, लकड़ियां ले जाते हैं, उसी जंगलों से ये लोग वनस्पतियां ले जाते हैं, दवाइयां ले जाते हैं, जड़ी बूटियां ले जाते हैं। वो कभी मालिक नहीं बना उस कंपनी का। जिसकी चीज है, जिसका सब कुछ है, वो उसको मालिकियत ही नहीं मिली है। ये विश्व में पहली बात है। ये अलग टाइप से इसको देखने की जरूरत है कि आदिवासी की जमीन पर अगर कोयला है तो वो कोयला खदान का मालिक क्यों नहीं बन पाया, या उसका शेयर होल्डर क्यों नहीं बन पाया। इसको एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है, और ये अलग एंगल से देखने की जरूरत कोई नहीं करता है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की तरफ है। वहां पर सांप्रदायिक ताकत भी उन्हीं का सपोर्ट करती है, बाकी लोग भी उन्हीं का ही सपोर्ट कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए मैंने नहीं सुना, मैं बचपन से अभी तक देखा हूं कि आरएसएस ने कभी किसी पूंजीवादी ताकत के खिलाफ में आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने नहीं सुना। जिन्होंने आदिवासियों को जंगलों से भगाया, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया, उन लोगों के खिलाफ में आरएसएस ने लड़ा क्या कभी? कोई लड़ाई मेरे को बताइए, हमको नहीं दिखा। तो हमारा दिल ही नहीं जीते उन्होंने। हमको सिर्फ वनवासी कल्याण आश्रम में जैसे कुक्कुट पालन करते हैं, जैसे बकरियों को पाला जाता है, वैसे सरकारी आश्रम स्कूलों में भी और प्राइवेट आश्रम स्कूलों में भी आदिवासी बच्चों को निरुपयोग हो रहा है। उनको ज्यादा से ज्यादा आप एक
प्रार्थना सुना देते हैं, श्लोक संस्कृत के आप उसको पढ़ा देते हो, और उसको एक टेम्पररी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, एजुकेशन नहीं, टेम्पररी एजुकेशन यानी नॉमिनल एजुकेशन, देखा हुआ एजुकेशन में 10वीं पास है, 12th पास है, उसका एजुकेशन का लेवल आप देखिए बच्चों के क्या हाल है। तो अभी लॉकडाउन में भी देखिए, अभी सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हम आदिवासी बच्चों को है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के तुलना में उसका वो कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता उसका। तो ये स्कूलें जो 2 साल से बंद है, आप कॉमन तरीके से मत सोचिए, महाराष्ट्र की बात लीजिए, मध्य प्रदेश की बात लीजिए, आश्रम स्कूलें नहीं है, तो वो आदिवासी बच्चा 2 साल, उसके घर में भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसको एजुकेशन दिया जा सके। बाकी बच्चों को घर में उनके माँ बाप ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, आदिवासी बच्चे के यहाँ तो मोबाइल ही नहीं है, उसको क्या ऑनलाइन शिक्षा का आप बताओगे। पिछले 2 साल से उसके 2 साल करियर के खत्म हो गए, 2 साल में ब्लैंक हो गए बच्चे, उनका जो एजुकेशनल माइंड है वो डेड हो गया है। इसको अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है जो नहीं दिया जा रहा है। और हमको इसी बात की दुख होता है कि उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहे। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों के बारे में आप देखिए क्या हाल है। अब ये लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा नुकसान होने का, आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान हुआ। आज उनके खाने के लाले है, गवर्नमेंट की ताकत नहीं है आदिवासियों को खिलाने की, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट रहे या सेंट्रल रहे, उनके खाने के लाले है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उनकी जमीनें छीन ली गई है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर वो जीवन जीते हैं, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में है, जंगल में भी उनकी एंट्री नहीं है। अभी वो आपके जो फॉरेस्टर्स है वो उन पर केसेस दर्ज करते हैं, मैक्सिमम देखो भी केस पेंडिंग है फॉरेस्ट राइट्स के, वो राइट्स भी उनको नहीं मिले। उनकी समस्या रेगुलरली सेचुरेशन की तरफ जा रही है, संक्रमणता की तरफ उनकी समस्या जा रही है। और जब किसी समाज की समस्या संक्रमण की तरफ जा रही है, यानी दिन ब दिन बढ़ती है, वो समाज विलुप्तता की तरफ होता है, वो खत्म होने की कगार पे खड़ा हो रहा है। ऐसी स्टेज में आदिवासियों के प्रति निष्पक्ष भाव से, दिल से, मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाना बहुत जरूरी है। और जिसकी कमी हम लोग देख रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं, जो हमारी लड़ाई में साथ आ रहे हैं, हम उन लोगों को साथ में ले रहे हैं। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में शिबू सोरेन जी को हमने बोला, वहां पर हमने ये किए, तो हेमंत सोरेन जी ने ममता बनर्जी वगैरह को मदद करने की कोशिश की है, यहाँ पवार साहब जी ने इनको किया, हम लोग उनको पुशअप कर रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद लगा के, कल ये उम्मीद पूरी नहीं हुई तो हम तो बाकी लोगों को, और हम पॉलिटिकली उतनी ताकत नहीं रखते या उतना हम लोग इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, फिर भी हम अब इस बार कोशिश कर रहे हैं नए सिरे से एक नई टेक्निक का उपयोग करके, चाहे कांग्रेस हो या बाकी जो सेकुलर फोर्सेस है, जो धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, उनको साथ में लाकर कुछ कम्युनिस्ट शक्तियों को भी हमने इस बारे में बोला है कि भाई आप हमारे प्रश्नों को लेकर ईमानदारी से सड़क पे आइए, हम आपके साथ में रहेंगे। लेकिन बड़ी ये होती है हमको चिंता कि हमारे प्रश्नों को लेकर बहुत लोग गंभीर नहीं है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें आदिवासियों को तो खत्म कर दिया गया है। उनकी भागीदारी 80% होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ, ये लॉ बोलता है, लेकिन उनकी भागीदारी वहां पर 8% भी नहीं दिखाई देती है। आदिवासी क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्र के लोग जाके काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में दूसरे एनजीओ जाके काम कमा रहे, एनजीओ को पैसा मिल सकता है, एनजीओ के लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को रोजगार नहीं मिलता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको उसमें अमेंड करने की जरूरत है, उसको एक नए सिरे से उसको खड़ा करने की जरूरत है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। फिलहाल आपका जो संगठन है कई राज्यों में एक्टिव है, आपके संगठन का फिलहाल सामाजिक जो मिशनरीज है, गतिविधियां है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आने वाले समय में अभी कुछ ही दिन में अम्बेडकर जयंती है, उस पर आपका संगठन क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, हम लोग पहले तो सर्वे कर रहे पूरे देश का, हमारे ही क्षेत्रों में नक्सलवाद और फोर्सेस पूरे दिखाई देते, जो अर्धसैनिक बल है, कमांडोज है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, सब आदिवासी क्षेत्रों में है। वहां पुलिस स्टेशन नहीं, अभी सीआरपीएफ की चौकी लगती है। ऐसी स्थिति में ना हमारे प्रॉपर डायलॉग नक्सलियों से हो पा रहे, ना प्रॉपर डायलॉग सेना से हो पा रहे या पूरे सिस्टम से हो रहे। हमारे लोग इन क्षेत्रों से विस्थापित हो रहे हैं। हर घर में जब बच्चा 10वीं में चले जाता है तो उसके माँ बाप बोलते, बेटा अब तू बाहर चले जा, वहां रहना नहीं। कई जंगली क्षेत्रों में अब बच्चे नहीं रहते, बूढ़े रहते हैं। आप गांव में जाओगे तो बूढ़े दिखाई देते, आपको जवान बच्चे नहीं दिखते, क्योंकि माँ बाप दहशत से उनको बाहर कर देते। कभी वो पुलिस का शिकार होते, कभी नक्सलियों का शिकार होते। हम लोगों की
हम लोग सैंडविच बन गए हैं। हम लोग एक अलग टाइप की मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, एक शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासियों का विकास हो, उनकी हिस्सेदारी उनको मिले, लोकतांत्रिक तरीके से उनकी हिस्सेदारी मिले, उस समाज का एक सामाजिक वजूद पूरे देश में खड़ा हो, जो बुनियादी वजूद है उनका वो खड़ा हो। उन क्षेत्रों में आदिवासी विरोधी गतिविधियों को, षड्यंत्र को रोका जाए, इस दिशा में हम लोग कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में खड़ा कर रहे हैं। और जहां हमको ऐसा लगता है कि ये सही इशू है, ये हमारे साथ ये लोग खड़े हैं, हम उन लोगों को साथ में लेके काम करते हैं। लेकिन हमको अफसोस इस बात का है कि हम जब भी काम करने की शुरुआत करते हैं, हमारे लोगों की गरीबी है सबसे बड़ा एक ये है हमारे लोगों के लिए, हमारे पास उतने साधन उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम, क्योंकि हमको ऐसे कामों में, सामाजिक कामों में कोई एनजीओ हमारे साथ में नहीं आता, सामाजिक कामों में कोई गवर्नमेंट हमको मदद नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हम समाज के ही पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी, अधिकारियों को विश्वास में लेकर, या जैसे दलित भाई है, ओबीसी भाई है, माइनॉरिटी के भाई है, कुछ उच्च वर्गीय है, उनको भी विश्वास में लेकर उनसे कुछ आर्थिक सहयोग लेकर हम लोग मूवमेंट चला रहे। आज पूरे देश भर में हजारों कैडर्स तैयार हो गए। हमको ऐसा एक हमारा सपना है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस देश में आदिवासियों का अपना एक वजूद खड़ा हो जाए, ताकि हम इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लायक हो जाए, एक लोकतांत्रिक बागडोर को हम लोग संभालने लायक हो जाए। इस व्यवस्था में हस्तक्षेप, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, इस टाइप का हस्तक्षेप करने की जो ताकत है वो आदिवासी समाज में पैदा हो, इस दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और बहुत ऊंची हद तक हमको इस पर एक कामयाबी भी मिल रही है, और हम सब लोगों को, बाकी शक्तियों को भी हमारे साथ जोड़ने की हम प्रयत्नशील उस दिशा में काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अभी कुछ ही दिनों में है, उस पर आपका जो संगठन है उस क्या संदेश देना चाहते देश को? मैं बाबा साहब की जयंती को लेकर, हमारा संगठन देश में सबसे सीरियस है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। हमको लगता है भारत का संविधान और संविधानवाद दोनों खतरे में है। निजी संस्थाएं किसी भी देश में लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख सकती है। लोकतंत्र की बागडोर जो है वो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, जो राष्ट्रीय भागीदारी होती है, वो पब्लिक सेक्टर में रहनी चाहिए। और जिस देश में पब्लिक सेक्टर के पास में ये भागीदारी है, वो देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों सुरक्षित है। लेकिन जिस देश में निजी भागीदारी खड़ी हो जाती है, जहां पूंजीवाद खड़ा हो जाता है, और पब्लिक सेक्टर यानी जो जन भागीदारी है वो कम हो जाती है, ऐसे देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में रहते हैं। क्योंकि ये जो ताकत होती है, सांप्रदायिक ताकत होती है, पूंजीवादी ताकत होती है, ये अपने हितों में उस लोकतंत्र को भी और उस देश के संविधान को भी उपयोग करते हैं। अब इस देश का लोकतंत्र और संविधान इस देश के पूंजीपति और उच्च वर्गीयों के हाथ की कठपुतली बन गई है। इसको दूसरे एंगल से आप देखोगे तो अंबेडकरवाद खतरे में है। और जहां बाबा साहब की विचारधारा ही खतरे में है, वहां उनकी जयंती का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बाबा साहब के अंबेडकरवाद की समीक्षा होनी चाहिए, वैचारिक समीक्षा होनी चाहिए पूरे देश में। जो विचारधारा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए काम करती है, उस व्यवस्था को, उस विचारधारा को जिंदा रखने का काम उन लोगों का है जिनको उन विचारों से इस देश में खड़े होने की ताकत मिली है। बाबा साहब की जयंती और उनकी पुण्यतिथि, ये दो बातें जिंदा रह जाएंगी और विचार खत्म हो जाएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। इसलिए हमने बिरसा मुंडा को, बहुत आदिवासी शहीदों को, तंटे भील, राघोजी भांगरे, तिलका मांझी,
रेंगा कोरकू, गुंडाधुर, बाबूराव शर्मा के, ये जितने क्रांतिकारी है, आदिवासी क्रांतिकारियों को हमने सामने लाया। आप कोई देखे ना देखे, लेकिन इसके बीच में से ही अम्बेडकरवाद की उत्पत्ति होती है। आप महात्मा फुले के विचारों में देख लीजिए, आपको राघोजी भांगरे के संघर्ष के आपको अंश में दिखाई देगा। तो हम अम्बेडकरवाद को सुरक्षित रखने के लिए, फुले अम्बेडकरवाद को सुरक्षित रखने के लिए, या इस देश की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी संघर्ष का जो इतिहास है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक नए सिरे से इसको देखना चाहते हैं, एक नई राह में अम्बेडकरवाद को देखना चाहते हैं, क्योंकि संविधान के अलावा कोई दूसरा रास्ता इस देश के दबे कुचले लोगों के पास में नहीं रहा, और संविधान की बागडोर इनके पास में नहीं है। जो आपके जिंदा रहने का अंतिम साधन है, वो साधन के जो सूत्र है वो आपके पास ना होते हुए उन लोगों के पास में है जो उसका उपभोग नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं। आप उपभोगी कर सकते हैं, उसको सहायता लेकर, उसके साधन को उसका साधन समझकर उसको आप अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं इस देश में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का संविधान और संविधानवाद दोनों खतरे में है। आदिवासी इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है, आदिवासी समाज के लोग इसके विक्टिम है। हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में जो नई जनरेशन है वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग 14 अप्रैल को पूरे देश के आदिवासी मिशनरी लोग 14 अप्रैल को हम किसी भी जयंती में हम लोग शामिल नहीं होंगे, और 14 अप्रैल के दिन हम देश की 1 लाख ग्राम सभाओं में चिंतन सभा हम लोग कर रहे हैं। संविधानवाद, अम्बेडकरवाद और बिरसावाद पर, जो मूल्यवासीवाद का एक हिस्सा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता नेताओं को भी हम लोग ये कर रहे हैं। हमने एक प्लानिंग की है कि 1 लाख ग्राम सभाओं में सुनिश्चित करना है हमको 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल के बारे में हम अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। हम कहीं पर भी जयंती के रूप में इसको हम लोग नहीं मनाएंगे, हम इसको त्योहार नहीं समझते हैं। जो आपकी जिंदा रहने का साधन है उसको आप त्योहार के रूप में देखोगे तो उसका आप मान लीजिए। हम जयंती के उपलक्ष्य में हम एक चिंतन सभा, उस पर रिव्यू, उस पर एक समीक्षा, वैचारिक समीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे पूरे मूवमेंट के लोगों से, पूरे कार्यकर्ताओं से, मिशनरी कार्यकर्ताओं से, कैडेट्स से ये अपील है कि ऐसी संवेदनशील सिचुएशन में, ऐसी गंभीर सिचुएशन में आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, आदिवासी क्षेत्रों में शांति बहाली, आदिवासी विद्यार्थी युवाओं में भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति विश्वास, और अपनी एक सामाजिक पहचान के साथ साथ एक राष्ट्रीय पहचान को भी जिंदा रखने के लिए सब लोग आगे आएंगे। ऐसे ही हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं और इस दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी।